हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे एग्जाम सीईटी की तैयारी के लिए, जिसमें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की क्लास में हम पाचन तंत्र डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा क्वेश्चन सीरीज आपकी चल रही है और मैं सोच रही हूँ कि एक मल्टीपल क्वेश्चन सीरीज, मतलब कि वन लाइनर सीरीज में ले आऊं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को मतलब अभी जैसे हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। तो मैं सोचती हूँ कि एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन ना करके मल्टीपल क्वेश्चन देखें, यानी कि हम हर चैप्टर के क्वेश्चन उसमें इकट्ठे रखें, ठीक है। क्योंकि देखो, हम जब टॉपिक वाइज करते हैं ना, तो चीज हमें आसान लगती है। तो टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करेंगे, जब तक हमारा सिलेबस खत्म नहीं हो जाएगा हम कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपकी दूसरी सीरीज शुरू कर रही हूँ मैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि पूरी की पूरी साइंस के होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, मुझे रिस्पॉन्स जो है वो कम मिल रहा है। आप लोग पता नहीं पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर क्या चक्कर है, क्योंकि जनरली जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, जितने मुझे इवन जितनों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं ना टेलीग्राम पे, उतने स्टूडेंट्स भी मुझे नहीं लगता है कि वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ बातें करते हैं, या तो टेलीग्राम पे कि ठीक है मैम मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैम वो टॉपिक करवा दो, आपके कहे अनुसार मैं टॉपिक्स करवा रही हूँ। इवन देन यूट्यूब पे मुझे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, भाई आप लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की जॉब लगे, तो भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने अपने दोस्तों में। जहां पर भी आप पढ़ रहे हो वहां पर आपके फ्रेंड्स तो होंगे ना जो इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें शेयर किया करो, ठीक है। और उनसे सब्सक्राइब भी करवाया करो, लाइक किया करो स्टूडेंट्स, और मन लगा के पढ़ो यार सारे के सारे, ठीक है। चलिए, तो हो गया ज्ञान की बातें। अब हैप्पी फेस के साथ, ठीक है। देखो, मेरा काम है खुश रहना और खुश खुश रखना आप लोगों को, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब वीडियो पे लाइक आएंगे आ जाएंगे। हम तो अपना पढ़ाई चालू रखें, पढ़ाई तो नहीं रोक सकते। बीच में कभी कभी मुझे हो जाता है कि यार व्यूज नहीं आते, तो 2 दिन वीडियो में नहीं डालती कि ठीक है एक ही वीडियो पड़ी रहेगी तो शायद व्यूज आ जाए। बट फिर मुझे लगता है कि ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली, उन सभी के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। अपने अपने आप को मोटिवेटेड रखती हूँ। और हाँ, जो आप लोगों में से कुछ एक कमेंट करते हैं उन लोगों से मैं मोटिवेटेड होती हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप लोग कम ही है भले ही, लेकिन प्लीज मुझे मोटिवेट कर दिया करें, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ मैं भी बनी रहूँ, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डाइजेशन, यानी कि पाचन के बारे में। कभी सोचा है कि हम खाना खाना तो हम सभी को पसंद होता है, कभी कुछ खाने का मन करता है, कभी कुछ खाने का मन करता है, लेकिन ये खाना बॉडी में जाकर क्या बनता है? क्या हम रोटी खाएं, बर्गर खाएं, पिज्जा खाएं, सब कुछ सेम रहता है बॉडी में? नहीं, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन होता है, और उसी ब्रेक डाउन के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि है डाइजेशन, यानी कि पाचन। आप लोग पहले तो मैं आपको ये बोल दूं कि ये चैप्टर शुरू करने से पहले न्यूट्रिशन यानी पोषण चैप्टर करके आओ, ठीक है। क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया है कि हर एक खाने की चीज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सोल्ट, ये सब होता है, फैट, ये सब होता है, ठीक है। और आज की क्लास में मैं आपको, मतलब मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था न्यूट्रिशन में, कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि वृहद अणु। इन्हें तोड़ना पड़ता है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी बेचारी सीधी सादी, वैसे तो हम जलेबी जैसे होते हैं, सीधे साधे नहीं होते, लेकिन हमारी बॉडी फिर भी, हमारी जो सेल्स है ना, वो बड़ी सीधी सादी है। वो कहती है कि यार मैं ना इतना काम नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा ना सीधा साधा काम दे दो, मैं उसे एब्जॉर्ब कर लूँ। तो ये कहती कार्बोहाइड्रेट तो बहुत बड़ा है, ये तो मेरे मुंह में नहीं आएगा, मैं कैसे खाऊंगी इसे, या फिर मैं कैसे इसका ब्रेक डाउन करूंगी। प्रोटीन का मॉलिक्यूल उसे बड़ा लगता है, फैट का मॉलिक्यूल उसे बड़ा लगता है। तो वो कहता है कि पहले तोड़ो इसे, फिर ही मैं इसे एब्जॉर्ब करूंगी और तुम्हें एनर्जी दूंगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी देते हैं, और प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग करते हैं। ये जो मसल्स होती है ना, ठीक है, मेरी नहीं है बट जो होती है ना, वो बनती है कैसे, जो मसल्स बनती है स्ट्रॉन्ग, प्रोटीन से बनती है। सुना है आपने, जिम वाले लोग प्रोटीन डाइट लेते हैं, काफी सारा प्रोटीन पाउडर खाते हैं, वही, ठीक है। तो क्वेश्चन चैप्टर पढ़ के आओ, वैसे मैंने रिवाइज आपको करवाई दिया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों हमारे जो खाने में होते हैं, ये आगे पाचन करते हैं, यानी ये टूटते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज डाइजेशन स्टूडेंट? एज यू कैन सी, डाइजेशन यानी पाचन क्या है? दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी कि अवशोषण की सुविधा के लिए, ताकि अवशोषण हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके, जटिल खाद्य पदार्थों का या मॉलिक्यूल्स का सरल रूपों में परिवर्तित करने की इस प्रक्रिया को
पाचन कहा जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना पाचन होता है। उसके बाद क्या है, इन ह्यूमंस दिस सिस्टम इंक्लूड्स मेनी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स, और हम मानव में, मनुष्यों में इस प्रणाली में कई हिस्से और अंग शामिल है, यानी कि बहुत सारे भाग और बहुत सारे अंग शामिल है। कौन कौन से हैं भाई? तो आपको देखो यहाँ पे टेबल की तरह याद करना है। सबसे पहले देखो, हम खाना कहाँ खाते हैं? मुंह में। ये चीजें आपको पता है, खाना हम खाते हैं मुंह में। ठीक है, मुंह में क्या होता है भाई? मुंह में होती है हमारे दांत और हमारी जीभ। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको याद रखनी है, ग्लैंड में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपको याद रखना है कि मुंह में कुछ ग्रंथियां भी होती है जिन्हें बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि। तो सबसे पहले खाना जाएगा मुंह में, मुंह के अंदर दांत और टंग कुछ ना कुछ काम करेंगे, और उसके अलावा सैलिवरी ग्लैंड यानी लारीय ग्रंथि कुछ काम करेगी। क्या काम करेगी आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद खाना जाएगा मुंह से यहाँ पर ग्रास नली में, ये ईसोफेगस है, ये वाली ईसोफेगस है जो नीचे जाएगी किसमें? स्टमक में। तो दूसरी क्या आ गई? अन्न प्रणाली या ईसोफेगस, ओइसोफेगस भी बोल देते हैं कुछ लोग। ई से स्पेलिंग शुरू हो तो भी ठीक है, ओ से हो तो भी ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसके अंदर कोई ग्रंथि नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता होता है खाने को आगे भेजने का। ठीक है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, डिटेल में सब बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा पेट। ईसोफेगस जाके खुलती है हमारे पेट के अंदर, जो कि जे शेप की ऑर्गन होती है, पेट या आमाशय, जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है। क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। अब आपको याद रखना है कि गैस्ट्रिक शब्द आपको जहां पर भी मिले वहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? पेट की। सुना आपने, गैस बन गई है ना? गैस और गैस्ट्रिक मिलता जुलता लग रहा है। गैस पेट में ही बनती है स्टूडेंट्स, तो बस याद रखो गैस कहाँ बनती है? गैस्ट्रिक में। तो गैस्ट्रिक शब्द पेट से जुड़ा हुआ है, जैसे नर्वस शब्द ब्रेन से, सर्कुलेशन शब्द हार्ट से, या फिर कार्डियक शब्द हार्ट से, ऐसे ही गैस्ट्रिक शब्द हमारे पेट से जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद खाना कहाँ जाएगा? पेट से जाएगा छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल है, लेकिन ये बहुत लंबी होती है, लेकिन हाँ पतली होती है। ठीक है, यानी कि एक तो आप मानो छोटी सी घर की पाइप, ठीक है, और एक मानो कि चलो ऐसे नहीं, एक तो मानो जिस पाइप से हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो बिल्कुल पतली सी होती है वो, है ना, और एक होती है हमारे घर में जो पानी वाली पाइप होती है जिससे हम पानी भरते हैं कूलर वगैरह में, वो इतनी चौड़ी होती है। तो आप देख पा रहे हो, ये है पतली और ये है मोटी। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। भले ही लार्ज का साइज छोटा होता है, यानी कि लार्ज छोटी जरूर होती है लेकिन मोटी होती है, छोटी लेकिन मोटी, जैसे होता है ना छोटी बहन लेकिन खोटी, वैसे ही छोटी लेकिन मोटी होती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी लेकिन पतली होती है। ये बात याद रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है स्टूडेंट? तो इंटेस्टाइन में होगी इंटेस्टाइनल ग्लैंड, एक तो क्या होगी? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, और उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर जब स्मॉल इंटेस्टाइन आती है ना कुछ इस तरीके से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई मान लीजिए, ठीक है, और ये खुलती किसमें है? ये यहाँ पर ना लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, यहाँ पे ना लार्ज इंटेस्टाइन आती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से आती है स्टूडेंट्स? तो ये पेट से आती है। ठीक है, डायग्राम को मैनेज कर लो भाई, ये थोड़ी ड्राइंग देखो, कॉपी पे तो अच्छा बनाती हूँ, बोर्ड पे तो अच्छा बनाती हूँ, यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो यहीं पर स्टूडेंट दो और स्ट्रक्चर होते हैं, दो और ग्रंथियां होती है जिनकी बात हमने एंडोक्राइन सिस्टम में की थी, जो कि थे लीवर और पेनक्रियास। तो यहाँ पर होता है स्टूडेंट लीवर। ठीक है, ये लीवर अपनी सिक्रीशन देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ पर होता है स्टूडेंट पेनक्रियास, ये भी अपनी सिक्रीशन देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी ग्रंथि है? लीवर, पेनक्रियास और इंटेस्टाइनल ग्रंथि, यानी कि लीवर यानी जिगर। अब बोलते हो ना माय जिगर का टुकड़ा, समझ रहे हो? इसका मतलब है आपकी लीवर का, यकृत का टुकड़ा। ठीक है, तो जिगर का टुकड़ा जब आप किसी को बोलते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिल का टुकड़ा है। जिगर शब्द जो होता है ना, ये गाने वाली दिल को मानते हैं, हमारी साइंस तो जिगर लीवर को कहती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नजर के सामने जिगर के पास, यानी कि आप मेरी आंखों के आगे हो और मेरे किसके पास हो? मेरे लीवर के पास हो। ठीक है, चलिए, पैनक्रियास क्या होता है? अग्नाशय, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी कि आंत्र ग्रंथि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे आती है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, और बड़ी आंत के अंदर क्या होती है स्टूडेंट? तो कोई ग्रंथि नहीं होती है बड़ी आंत के अंदर भी। ठीक है, बात समझ में आ गई? डाइजेशन क्या होता है? बड़े बड़े खाने के मॉलिक्यूल को, जटिल पदार्थों को छोटे छोटे सिंपलर में तोड़ना विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड।
सबसे पहले मुंह, मुंह में दांत और जीभ, उसके अलावा सेलिवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि, फिर ईसोफेगस, उसमें कोई ग्रंथि नहीं है, फिर पेट जिसमें गैस्ट्रिक ग्रंथि है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें इंटेस्टाइनल ग्रंथि तो है ही, उसके अलावा लीवर और पेनक्रियाज भी अपना जूस देते हैं, अपनी सिक्रीशन, अपना स्त्रावन देते हैं, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर भी कोई ग्रंथि नहीं है। क्लियर है? उसके बाद हमें पढ़ना है कि डाइजेशन जो होती है वो 5 स्टेप में होती है, 5 चरणों में होती है। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? खाना खाओगे ना, जब तक खाओगे नहीं डाइजेशन कैसे होगी? तो सबसे पहले इनजेशन यानी खाने को खाना, इन मतलब अंदर, जेस्ट मतलब खाना, ठीक है? तो इनजेशन सबसे पहले होगा, फिर उसका पाचन होता है, ठीक है? आपने खाना खाया, वो मुंह से आपके ईसोफेगस में, पेट में और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, ठीक है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना पहुंच गया स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन तक सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है प्रॉपर्ली, मुंह में शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है डाइजेशन, ठीक है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जो है, अब छोटे छोटे मोलिक्यूल बन चुके हैं, मुंह में खाया था हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या, फैट, लेकिन अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट टूट चुका है ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन टूट चुका है अमीनो एसिड के अंदर, और फैट टूट चुका है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। तो ये अब जो टूटी हुई चीजें हैं, ये सारी की सारी हमारी सेल्स एब्जॉर्ब करेगी, पहले वो सारी टूटी हुई चीजें ब्लड में जाएगी और फिर ब्लड से सेल तक जाएगी। तो यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन वाला स्टेप होगा, यानी अवशोषण। तीसरा स्टेप अवशोषण। चौथा और पांचवा स्टेप इकट्ठे चलते हैं स्टूडेंट, कैसे? देखो, एक तरफ तो जो ये खाना एब्जॉर्ब हुआ वो सेल जाकर यूज करेगी, तो एसिमिलेशन का मतलब है कि एब्जॉर्ब्ड खाना जो है वो सेल यूज करेगी, ठीक है? ये तो क्या है? एसिमिलेशन। और ईजेशन क्या है? ईजेशन है जो बच गया खाना, जो वेस्ट था, हमने सारा खाया, वो सारा का सारा काम का नहीं होता, काफी कुछ हम वेस्ट भी खाते हैं, ठीक है? तो जो वेस्ट था, जो हमारी बॉडी के लिए काम का नहीं था, वो ईजेशन से बॉडी से बाहर, ई मतलब एग्जिट, निकालो, इसे दफा करो, ईजेशन बाहर निकाल देना, ठीक है? तो 5 स्टेप, खाना खाओ, पचाओ, उसे अवशोषित करो, उसे आत्मसात्करण करो यानी यूज करो, और फेंक दो यानी बाहर निकाल दो। क्लियर? चलिए, अब हमारे खाने के अंदर क्या क्या होते हैं स्टूडेंट? तो हमारे खाने के अंदर मैंने आपको बता दिया, कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा, प्रोटीन, फैट यानी वसा, विटामिन, मिनरल और पानी होता है, ठीक है? सोल्ट भी होते हैं। विटामिन, मिनरल, फैट को, वाटर को डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को होती है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट टूट कर क्या देता है? ग्लूकोज देता है, यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म क्या है, तो ग्लूकोज है। प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म क्या है स्टूडेंट? तो अमीनो अम्ल है। क्या है? अमीनो एसिड, जिसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं, तो नाइट्रोजनस बेस यहीं से आता है, ठीक है? और वसा टूट के क्या देता है? वसा टूट के देता है फैटी एसिड। फैटी एसिड, देखो वसा का जो मॉलिक्यूल होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है, तो हम उसे अलग कर देते हैं, ये ग्लिसरॉल है, ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखनी है। हमें अल्टीमेटली जो खाना खाया था उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट थे, और अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में वो टूट के क्या बनाएंगे? ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। खाने कैसे, डाइजेशन कैसे होती है, आज की क्लास में मैं खत्म करना चाहती हूँ इसे, ठीक है? देखो, सबसे पहले मैंने बात की थी कि माउथ के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, तो माउथ के अंदर हमारी टीथ होती है और टंग होती है, यानी दांत और जीभ। तो एक एक करके हम सबको बात करेंगे। माउथ से हम खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। सबसे पहले टीथ की बात कर लेते हैं। तो टीथ कितनी होती है स्टूडेंट? टीथ के बारे में सबसे पहली बात कि टीथ की स्टडी को, अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटो शब्द जो होता है वो दांतों के लिए इस्तेमाल होता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। कुल टीथ हमारे अंदर कितने हैं? तो हमारे अंदर टोटल 32 टीथ होते हैं। कितने? 32 दांत होते हैं एडल्ट के अंदर, ठीक है? टीथ हमारे 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कि कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा बनाने की। देखो, अगर मैं यहाँ पर आपका नीचे वाला जगह दिखाऊं, लोअर जा, तो यहाँ पर देखिए आगे आगे होते हैं इंसीजर, ठीक है? फिर यहाँ पर क्या होते हैं? कैनाइन, यहाँ पर कैनाइन होते हैं, ठीक है? उसके बाद अच्छा नंबर भी बता देती हूँ मैं। तो देखिए 2 1 2 3 इनका फॉर्मूला होता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ 2 1 2 3 का, जस्ट सेकंड, इसको मैं हटाती हूँ, अभी बना के दिखाते हैं। चलो, बनाने से पहले मैं ये बता देती हूँ। देखो, इंसीजर कहाँ पे होते हैं स्टूडेंट? तो इंसीजर सबसे आगे, ठीक है? फिर उसके साइड में कैनाइन, फिर प्रीमोलर और सबसे पीछे वाले मोलर, ठीक है? इसी सीरीज में ये होते हैं। अब देखो कितने होते हैं? 32 होते हैं, मैंने आपको बताया। तो देखो मुंह में क्या होता है? ऊपर की तरफ भी दांत होते हैं और नीचे की तरफ भी दांत होते हैं। तो मैंने मुंह को 4 हिस्सों में काट दिया, 4 हिस्सों में काट दिया। कितने हिस्से हो गए? ये 1, ये 2, ये 3, मुंह को 4 हिस्सों में काट दिया, ठीक है? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कुल दांत कितने हैं, तो 32 है। कैसे होते हैं 32? तो देखो आप ध्यान से कि यहाँ पर ये 1 और ये 2, ये क्या है? दोनों इंसीजर है, दोनों इंसीजर है, ठीक है? फिर ये एक आ गया कैनाइन, ठीक है?
फिर आते हैं 2, ये क्या है प्री मोलर, और फिर आते हैं 3 मोलर। ठीक है, तो एक हिस्से में कितने दांत हो गए? तो देखो 2 इंसीजर, 2 क्या है इंसीजर, एक क्या है कैनाइन, 2 क्या है प्रीमोलर और 3 क्या है मोलर। यानी हमारे मुंह के एक हिस्से में कितने दांत हो गए? 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8। यानी कि इस हिस्से में अगर 8 है तो इसमें भी 8 ही होंगे, यानी टोटल 16 हो गए। यहाँ ऊपर भी 8 होंगे, यानी कितने 24, और यहाँ भी 8 होंगे यानी 32। इस तरीके से हमारे अंदर 32 दांत होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं ऐसे दांत मुंह को काट दिया हमने और फिर ऊपर नीचे को अलग कर दिया, तो सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में, यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में 2 मेरे पास इंसीजर है यानी कृंतक है, 1 रत्नक यानी कैनाइन, 2 प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक और 3 चवर्णक यानी कि मोलर जो पीछे की तरफ चले जाते हैं। क्लियर है इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो टोटल दांत की संख्या क्या होगी? तो देखो टोटल इंसीजर कितने होंगे, देखो 2 नीचे 2 इधर, 4, 2 इधर 2 इधर, 8 हो गए ना। इसी तरीके से कैनाइन कितना हो गया? तो 1 यहाँ पे है, उसी तरीके से 1 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा और 1 यहाँ पे, यानी कैनाइन 4 है। प्रीमोलर यहाँ पे 2 है तो 2 चौके 8 हो जाएंगे, और मोलर 3 है यानी 3 4 जा 12 हो जाएंगे। आई होप क्लियर है। नहीं क्लियर तो प्लीज डिटेल में जाके वो वाली क्लास देखो जिसमें मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है। ठीक है, और उसके बाद याद रखना है आपको स्टूडेंट, मिल्क टीथ कितने होते हैं, दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। यानी बच्चे में सबसे पहले दूध के दांत आते हैं जो टूट कर बाद में दोबारा बनते हैं। ठीक है, कुल ऐसे कौन से टीथ होते हैं जो 2 बार बनते हैं? तो 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार बनते हैं, और 12 दांत ऐसे हैं जो एक उम्र में आने के बाद ही आते हैं और फिर वो टूटते नहीं है, परमानेंट होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, अच्छा दूध के दांत में ये भी याद रखिएगा कि उसका फॉर्मूला है 8402, यानी कि 2 इंसीजर होंगे ही होंगे, 1 कैनाइन होगा ही होगा, प्रीमोलर होता ही नहीं है बच्चों में, और मोलर जो होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, यानी कि बड़े होने के बाद क्या आते हैं? 2 प्रीमोलर आते हैं और 1 मोलर आता है, और जो लास्ट में एक मोलर आता है ना स्टूडेंट, जो एक आखिरी में चवर्णक आता है, वही अकलजार कहलाती है। कहते हैं ना अकलजार आ रही है भाई, ठीक है, वही अकलजार कहलाती है। ठीक है, तो टीथ का काम क्या है? चीविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, यानी कि खाने को चबाना और पीसना उसे। ठीक है, उसके बाद आती है जीभ। जीभ एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि खाने को टेस्ट करने के लिए और रोल करने के लिए काम आती है। जीभ के अंदर टेस्ट के लिए क्या कहते हैं उसे, पेपिला होते हैं जो कि टेस्ट करते हैं, जैसे कि कोई चीज खट्टी है, मीठी है, तीखी है, कड़वी है, ये चीजें हमारी जीभ के अंदर ना रीजन्स होते हैं, साल्ट, सोर, बिटर, इस तरीके से रीजन होते हैं, वहां पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा जीभ में कोई भी हड्डी नहीं होती, पूरी की पूरी मसल की बनी हुई होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं मुंह में क्या थे? दांत, जीभ और लारीय ग्रंथि। लारीय ग्रंथि क्या करती है? तो लारीय ग्रंथि लार निकालेगी। देखो जब खाना देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है ना, उस पानी को ही लार कहते हैं। और उस लार में क्या होता है स्टूडेंट? तो वो लार के अंदर 95% तो पानी ही होता है, और 5% एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं सेलिवरी एंजाइम, जिसे बोलते हैं टाइलिन। इसी का एक और नाम है क्या? इसी का एक और नाम है सेलिवरी अमाइलेज। ठीक है, वो भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सेलिवरी अमाइलेज भी बोलते हैं इसे। ठीक है, कहाँ गया? सेलिवरी अमाइलेज। ओके, ये बात भी लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसका काम क्या होता है स्टूडेंट? तो मैंने बोला देखो मुंह में खाना पीस भी गया, चब भी गया, टेस्ट भी हो गया, रोल भी हो गया, अब बारी आती है हमारे एंजाइम के काम करने की। तो मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। कौन करता है? तो ये हमारा सेलिवरी एंजाइम, जिसे टाइलिन या सेलिवरी अमाइलेज कहते हैं। और ये क्या करता है स्टूडेंट? तो ये हमारे खाने के कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि आप यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन तोड़ता है? तो हमारा सेलिवरी अमाइलेज तोड़ता है। अभी मैं इसे और अच्छे से डायग्राम से दिखाऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद खाना जाता है ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस में कोई भी ग्रंथि नहीं होती, मैंने आपको बताया। तो वो करेगी क्या? वो सिर्फ खाने को धक्का लगाती है, निकल आगे जा आगे जा। तो ये जो मूवमेंट है स्टूडेंट, ये वाली जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये कहाँ पे होती है? ईसोफेगस में होती है। फिर खाना कहाँ पहुंच जाएगा? पेट में पहुंच जाएगा। पेट में क्या है? गैस्ट्रिक ग्रंथि है, जो कि अपने अंदर से अगेन क्या निकालेगी? एंजाइम। ग्रंथियों का तो काम ही है या तो जूस या एंजाइम या हार्मोन निकालना, और हार्मोन वाली तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे एंजाइम ही निकलेगी। एंजाइम कौन कौन से? तो नंबर 1 आता है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं या म्यूरिएटिक एसिड बोलते हैं। ये जर्म्स या बैक्टीरिया अगर खाने के साथ आ जाते हैं तो उसे खत्म कर देता है, मार देता है। दूसरा ये क्या करता है? ये जो पेट में एक और एंजाइम होता है जिसे पेप्सिनोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन को तोड़ देता है, पेप्सिनोजन को तोड़ के और उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये क्या करता है एक्चुअली? देखो जब हम सो रहे होते हैं,
ठीक है, तो मम्मी आके जगाती है कि उठ जा भाई, उठ जा, तो काम पे जाना है ना। तो इसी तरीके से ना पेप्सिनोजन सो रहा होता है पेट में, तो एचसीएल आता है, कहता पेप्सिनोजन उठ जा, खाना आ रहा है तुझे, उसकी डाइजेशन करनी है। तो पेप्सिनोजन उठता है, फिर तैयार होता है, और तैयार होने के बाद ये क्या कहलाता है, पेप्सिन कहते हैं ना, अरे मेरा बेटा तो तैयार होके सोना बाबू बन के आ गया, है ना, वैसी सी बात होगी। तो पेप्सिनोजन तैयार होकर पेप्सिन बन के आ जाता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करेगा, फिर प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टोन्स में या अमीनो एसिड में। और उसके अलावा पेट में एक और एंजाइम होता है जिसे रेनिन बोलते हैं। रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को तोड़ता है। किसे तोड़ता है, दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है दूध के अंदर, तो याद रखिएगा, दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो कैसीन प्रोटीन को तोड़ता है रेनिन, पेप्सिन नहीं तोड़ सकता उसे। ठीक है, तो पेट में क्या हुआ, पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उसने एचसीएल निकाला जिसने जर्म्स को मारा, उसने पेप्सिनोजन को जगाया और पेप्सिन बनाया। फिर पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ेगा, और रेनिन जो है मिल्क प्रोटीन कैसीन प्रोटीन को तोड़ेगा। क्लियर है, एचसीएल का काम क्लियर है, जर्म्स को मारता है। ठीक है, अगर बॉडी में एचसीएल ज्यादा हो जाए, यानी हमने ज्यादा खा लिया, तो एचसीएल ज्यादा निकल जाएगा। एचसीएल क्या है, एक एसिड है, एसिडिटी हो जाएगी, अम्लीयता हो जाएगी, तो हम इनो पिएंगे, इनो के अंदर बेस होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और सब बल्ले बल्ले शावा शावा। चलो, उसके बाद खाना जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर। वो भी कौन सी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन आएगा भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में आप जानते हो लीवर होता है, पेनक्रियास होता है, और इंटेस्टाइन की खुद की ग्रंथियां होती है। तो सबसे पहले हम लीवर की बात करेंगे। लीवर का वेट होता है 1.5 किलो। कितने कितने कितना वेट होता है, वेट लीवर का 1.5 किलो। लीवर के अंदर क्या होता है, बाइल जूस बनता है। सुनिए ध्यान से, लीवर अपने अंदर बाइल जूस यानी पित्तरस बनाता है। लेकिन लीवर ना बनाने की बात कहता है, यार मैं नहीं रख सकता, बनाने का काम तो मैंने कर दिया, अब संभाले कोई और। तो लीवर बाइल जूस बनाकर गोल ब्लैडर को यानी पित्ताशय को स्टोर करने के लिए दे देता है। जो ये लीवर है ना स्टूडेंट, इसके नीचे, लीवर गलत बना दिया मैंने, ये जो लीवर है ना, इसके नीचे यहाँ पर गोल ब्लैडर होता है। ठीक है, तो लीवर क्या करता है, अपना रस बनाता है, अपना रस बनाता है, और फिर इस गोल ब्लैडर को स्टोर करने के लिए देता है। और जब भी जरूरत होती है तभी ये गोल ब्लैडर इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाइल जूस रिलीज बाइल जूस व्हिच गेट्स स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर। तो यकृत का काम क्या है, बाइल जूस को रिलीज करना और फिर गोल ब्लैडर में स्टोर करना। पित्त रस को ये रिहा करता है और पित्ताशय में जमा करवा देता है। बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस जब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो बड़े बड़ी जो देखो कोई डाइजेशन नहीं करता बाइल जूस। बाइल जूस का काम डाइजेशन नहीं होता। बाइल जूस कोई एंजाइम नहीं है। बाइल जूस बस बड़े बड़े मॉलिक्यूल को ना तोड़े मार मार के तोड़ देता है, छोटे छोटे बना देता है, ताकि अब उसका डाइजेशन आसानी हो जाए। सीधी सी बात है ना, बड़ी सारी चीज का सरफेस एरिया कम होगा, छोटी छोटी चीजों का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो डाइजेशन आसान हो जाएगा छोटे छोटे के ऊपर। इसीलिए बाइल जूस जरूरी है। और इस प्रोसेस को, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे बनाने को कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि इमल्सीकरण या पायसीकरण ऑफ वसा, मतलब वसा का पायसीकरण कहा जाता है। उसके बाद क्या है, बाइल जूस ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। ठीक है, इसमें बिलिवर्डिन, बिलीरुबिन पिगमेंट्स भी होती है। चलिए छोड़िए। उसके बाद आती है पेनक्रियास। पेनक्रियास आप जानते हो मिक्स ग्रंथि है, दो काम करती है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि है, हिपीडोक्राइन ग्रंथि है। ये अपने अंदर से एक हार्मोन निकालती है जिसे बोलते हैं अमाइलेज। और आपने पढ़ा था ना सेलिब्री अमाइलेज मुंह में अभी अभी, ठीक है, जिसे टाइलिन भी बोलते हैं। वो क्या करता था, ग्लूकोज को तोड़ता था ना, तो यहाँ पर भी अमाइलेज क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। या आप ये भी बोल सकते हो अमाइलेज सीधे सीधे क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ये आप मत भी याद रखो, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा अमाइलेज। लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज हमेशा फैट पे काम करता है, तो ये फैटी एसिड टू ग्लिसरॉल बना देगा। ठीक है, मतलब कि फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देगा। और ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देगा। देखो, अगर आप इन डिटेल जाना चाहते हो तो आप ये तीनों बातें याद रख लो जो मैंने यहाँ पे बताई है। अगर इन डिटेल नहीं जाना चाहते तो सीधा सीधा जाओ, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ेगा, लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इंटेस्टाइन से भी हार्मोन निकलेंगे, सॉरी एंजाइम निकलेंगे। इंटेस्टाइन से निकलते हैं 5 एंजाइम, इरिप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज। देखो अभी भी लाइपेज मैंने बताया था, लाइपेज क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। क्लियर है लाइपेज तो, ठीक है भाई। उसके बाद पसिन, पेप्सिन, इरिप्सिन, ट्रिप्सिन, सब में PSIN कॉमन है, तो ये अगेन अमीनो एसिड को तोड़ने का काम करेगा। अब सुनो ध्यान से, न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा था, मैंने बताया था सुक्रोज शुगर होती है, माल्टोज शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है। तो बस सुक्रोज को तोड़ने वाला सुक्रेज, माल्टोज को तोड़ने वाला माल्टेज, लैक्टोज को तोड़ने वाला लैक्टेज। तो बन जाएंगे क्या, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। तो प्रॉपर डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन हो गई इंटेस्टाइन में। 2 क्वेश्चन आएंगे, डाइजेशन शुरू कहाँ होती है, माउथ में। डाइजेशन खत्म कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ होती है, पेट में। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ होती है, मुंह में। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस क्या करता है, वसा का पायसीकरण। पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास एक जूस निकालता है जिससे अगेन डाइजेशन कंप्लीट होती है। क्लियर है, चलिए। एब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। फिर आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पास। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, कुछ इस तरीके की होती है लार्ज इंटेस्टाइन स्टूडेंट।
ठीक है, अभी डायग्राम दिखाऊंगी, टेंशन मत लो। तो इस पार्ट को कहते हैं सीकम, इसको बोलते हैं कोलोन, इसको बोलते हैं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, देखो ध्यान से दोबारा बताती हूँ, आ गया, चलो इस पे ही देख लो। यहाँ पर ना नीचे नीचे वाला पोर्शन जो होता है, यहाँ पर जहां पर पाइप खुलती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसे बोलते हैं सीकम। फिर ये ऊपर चढ़ता हुआ कोलोन यानी असेंडिंग कोलोन, ये साइड वाला कोलोन ट्रांसवर्स कोलोन, ये घटता हुआ कोलोन डिसेंडिंग कोलोन, और फिर यहाँ से ना एक चैम्बर बनता है ऐसा, इसे बोलते हैं रेक्टम, और रेक्टम जाके खुलता है एनस से। ठीक है, तो यहाँ से वेस्ट बाहर चला जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की 3 पार्ट है, सीकम सबसे नीचे वाला, फिर ऊपर चढ़ता हुआ असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, फिर नीचे आके रेक्टम। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा डाइजेशन। अच्छा, एक और चीज, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस हियर। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है पानी का डाइजेशन करना, ये हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया खत्म। ठीक है, लेकिन मुझे आपको कुछ दिखाना है। यस, तो जो मुझे दिखाना था वो मुझे मिल चुका है। ये हमारी बॉडी है स्टूडेंट्स, ये हमारी बॉडी का सिस्टम है। ठीक है, आप देख पा रहे हो किस तरीके से हर्ट आपको दिख रहा है, ये हर्ट है हमारा जो कि ब्लड सर्कुलेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद हमें देखो पूरा ब्लड सर्कुलेशन, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का एयर एक्सचेंज हो गया, ब्रीदिंग हो गया। ठीक है, ये देखो लंग्स वाला, फिर ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा है, जैसे खाना खाया, खाना अंदर जा रहा है, स्टमक में पहुंच गया है। ठीक है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता होता ये ब्लू कलर का लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और लार्ज इंटेस्टाइन से बॉडी से बाहर चला जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से डाइजेशन हमारी बॉडी में होती है। और दिखाती हूँ, तो ये हमारा डाइजेशन का डायग्राम हो गया, ये हमने कर लिया है। यस, तो ये हमारे दांत है। ठीक है, शीप है हमारी, ये देखो आपने खाना खाया, मुंह में आपने चबाया और फिर अंदर भेज दिया, इस तरीके से ये चलता है प्रोसेस। ठीक है, ये पेरिस्टाल्सिस देख पा रहे हैं आप, देखो धक्का लगेगा इस फूड पे तो ये आगे चला जाएगा। ठीक है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। उसके बाद ये पेट है हमारा, पेट के अंदर काफी सारी लेयर्स होती है मसल्स की, और उसी मसल की वजह से पेट जो है वो सारा दिन धक्के खा खा के अपनी हॉर्मोन्स, सॉरी अपने एंजाइम्स को निकालता है। ठीक है, पेट में देखो खाना आया, पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस था जिसने खाने को तोड़ दिया और खाने को आगे भेज दिया। ठीक है, फिर आती है हमारा, ये क्या है हमारा लीवर, आप देख पा रहे हैं लीवर हमारा, ये हमारा पेनक्रियाज है, देख लो जो लीफ शेप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, देन ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना मूव कर रहा है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर खाना टूटने के बाद ब्लड में चला जाता है। ठीक है, खाना जो है देखो यहाँ से खाना जो है, ये आप देख पा रहे हैं, कहाँ गया मेरा कर्सर, पॉइंटर, यस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जो है वो कहाँ जा रहा है, ब्लड के अंदर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा जो वेस्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर रहा है, और देखो इससे पानी जो है वो पूरा का पूरा इकट्ठा हो जाएगा, और फिर बॉडी से बाहर सारा का सारा रेक्टम से होता हुआ वेस्ट निकल जाएगा। यहाँ पे ना स्फिंक्टर लगे होते हैं जो कि आपकी बॉडी को बताते हैं, आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि भाई टाइम आ गया, अब वॉशरूम में जाओ और निकाल के आओ। ठीक है, तो वो स्फिंक्टर काम करते हैं। ठीक है, तो आपने खाना खाया, मुंह में, इसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्ट निकल जाएगा। तो ये है प्रॉपर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, और यूं ही मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।